अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, भारत कश्मीर से मुतालिक सा इकदाम करके हमारे खिलाफ एक महाज खोल चुका है। आलमी दुनिया इस मामले पर अमली इकदाम करने की बजाय रिवायती हथकंडों यानी सिर्फ बयानात तक ही अभी तक महदूद नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल जाने से पहले अभी तक सिर्फ चीन को एतमाद में लिया है, जबकि दीगर वीटो पावर्स ने अभी तक पाकिस्तान के साथ खुलेआम इजहार यकजहती नहीं किया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान आलमी मौक़िफ़ को कैसे अपनी जानिब तब्दील कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? क्या सलामती काउंसिल जाना ही पाकिस्तान का आखिरी इकदाम हो सकता है, आखिरी ऑप्शन हो सकता है? अक़वाम मुत्तहिदा में तो पहले ही कश्मीर से मुतालिक करारदादें पड़ी हुई हैं, इन पर अमल नहीं हुआ, तो अब दोबारा सलामती काउंसिल जाकर फैसला अगर पाकिस्तान के हक में आ भी जाएगा तो इससे फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या वो भारत जो पहले अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पहले नहीं माना, क्या अब वो मान जाएगा? जबकि अहम सवाल ये भी है कि भारत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करना भारत का आखिरी कार्ड था। क्या भारत के हाथ में कुछ नहीं रहा? इस सारी सूरत हाल में जहाँ आलमी सतह पर पाकिस्तान की जानिब से ये पैगाम जाना चाहिए था कि पूरा पाकिस्तान यकजा है, वहीं हमारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हमने देखा अपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात में अक्सरियत के बावजूद शिकस्त से दो चार होने वाली अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद फिर से APC बुलाने का ऐलान किया है। पहली बेमकसद बेनतीजा APC के बाद अब दूसरी APC कितनी बामकसद और बाअसर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हुकूमत को इससे भी कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि सेनेट इंतखाबात के बाद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पड़ने वाली दरारें अपोजिशन इत्तेहाद पर कितनी असरअंदाज हो सकती हैं, जबकि मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी को पीपल्स पार्टी ज़्यादती करार दे रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब से आज हम ये पूछने जा रहे हैं कि क्या वाकई ये ज़्यादती है भी या नहीं, और उनसे ये भी पूछेंगे कि मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी पर नून लीग से ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों दिया। ये सारे सवालात मैं पूछने जा रही हूँ। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले कश्मीर की सिचुएशन पर चौधरी साहब बात कर लें। आर्टिकल 370 कश्मीर की बुनियादी हैसियत को ख़त्म करना, उसके बाद जो पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है वो भी आपके सामने है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 370 को ख़त्म करना, भारत ने जो अब ये इकदाम उठा लिया है तो शायद अब जो कश्मीर का मामला ये भारत के हाथ से निकल जाएगा। आईनी स्ट्रक्चर को ही तो उसने ज़ाहिर तब्दील कर दिया। अब इसकी लीगल जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन इस वक्त है क्या, ये जो आर्टिकल ख़त्म किया भारत ने? इसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में तो भारत की बड़ी कमज़ोर पोजीशन है। अच्छा, पर मैं एक दो बातें पहले ज़रा करना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी इस तनाज़र में जी। पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपने दिफा का इंतज़ाम मुकम्मल करने चाहिए। फ्लैश पॉइंट है, जंग भी हो सकती है बिल्कुल, और मैं समझता हूँ सब कुछ छोड़ के जो सबसे ज़्यादा हमारी दिफा के लिए ज़रूरी है उस पे काम करना चाहिए, और नवंबर तक उसको मुकम्मल करना चाहिए, और वो है करतारपुर कॉरिडोर और दरबार साहब करतारपुर। बिल्कुल, अगर वहाँ 5000 सिख रोज़ाना आना शुरू हो गए नवंबर से, तो एक आप सोचेंगे आपने जंग को पीछे धकेल दिया, इंडिया को बैक फुट पे कर दिया। इंडियन फ़ौज में जर्नैल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, सिपाही, फौजी, तोपची, टैंक चलाने वाला, बख्तरबंद, वो बहुत सिख बैठा हुआ है। और करतारपुर दरबार साहब जो है ये उनका मदीना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका मक्का मदीना है। बहुत बड़ा काम आपने किया है उनके लिए, बहुत बड़ा काम। हम गाते जा रहे हों मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे, और 2 मील मदीना मुनव्वरा से हमें रोक दिया जाए सारी कौम को कि आप आगे नहीं जा सकते, दूरबीनों से देख सकते हो। तो अब ये इजाज़त, ये सबसे पहले मैं करना चाहिए। ये आपकी डिफेंस है, डिफेंस लाइन है, ये एक बफर है आपका, और जो सिख हैं वो आपके साथ हैं, आपके ममनून हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में वो आपके ममनून हैं, बहुत ममनून है। और इंडिया अगर इनकार करे उनको आने देने से तो इंडिया जाने, ये जंग होती रहे या ना होती रहे। दरबारपुर करतार साहब
जो करतारपुर का जो कॉरिडोर रसाई है, राहदारी है, उसको सब कुछ छोड़ के रोज़ाना रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को लेनी चाहिए। जिस तरह रोज़ाना हो रही है सिक्योरिटी की मीटिंग्स, रोज़ाना रिपोर्ट लेनी चाहिए कि उस पर क्या कंस्ट्रक्शन हुई है। ड्रोन से उसकी तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर के पास आए। सही। एक दूसरी बात मैं कर्ज करूँ, वो भी आपके सवाल जवाब से पहले। जी जी। हमने एक 10 साल मजाक किया, हमने भी किया है, नून ने भी किया है। 10 साल मजाक किया और वो मजाक अभी चल रहा है, ज़रा बेहतर शक्ल हो गई है। पर 10 साल हमने कश्मीर से क्या मजाक किया है कि हमने कश्मीर कमेटी में नवाबजादा नसरुल्लाह साहब मोहतरम और मौलाना फजल रहमान साहब मोहतरम, जो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, जो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, वो बाहर जाएं, ब्रसल जाएं, कहीं वो कम्युनिकेट क्या बात करेंगे जाके, इस पर गुफ्तगू ही नहीं हो सकती। वहाँ तो होना चाहिए था एक ऐसा शख्स जो यूं सिक्का ऊपर फेंकता और रस्ते हवा में लटका देता। बिल्कुल सही, वो होना चाहिए था। और बहुत पार्लियामेंटेरियंस ग्लेब पढ़े लिखे थे, पर हमने तो इसमें दोनों पार्टियां कसूरवार हैं ना? मैं तो कह रहा हूँ, मैं अपने आप को ब्लेम नहीं। हमने सोचा कि हम नवाब साहब को एक तरफ लगाई रखे, ये नवाब साहब अगर निकल पड़ते हैं दिए रखें, एक ये निकल पड़ते हैं अगर साजिश पे या कोई हुकूमत तोड़ने पे, तो ये MRD भी बना लेते हैं, PDF भी बना लेते हैं। इमाम साहब है, उनसे मुतमईन हैं आप? मैं समझता हूँ कि वो भी ज़रा बड़ा स्लो है। अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, बट इसके लिए मैंने कहा कि आपको वो बंदा चाहिए जो यूं सिक्का फेंके, कम्युनिकेट कर और सके, बाहर जाके हवा में मुअल्लक कर दे, टॉस, ऐसा कम्युनिकेट करे। आपके पास लोग हैं, आप इस वक्त एक कमेटी बनाएं, चलो सरबराह के लिए शहरी रहमान को लें, मुशाहिद हुसैन को लें, असद उमर को लें, मेंबर्स के लिए शाजिया मरी, नफीसा, डॉक्टर नफीसा शाह, शिबली, आपके पास मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए और इनको एक जहाज दे दिया जाए और इनको कहा जाए कि हर जाएं। ये काम आपका फॉरेन ऑफिस नहीं कर सकता। फॉरेन ऑफिस इस मामले में नाकारा है, उनके डब्बे में बंद उनकी सोच है। बस कमेटी बनाई जाए, उनको इख्तियारात दिए जाएं कि वो जाएं दुनिया के कोने कोने में अपना मौके पर अपना ब्रीफ होते रहे। वो अगर मिसाल के तौर पे मॉस्को उतरते हैं, शहरी रहमान लीड कर रही हैं या मुशाहिद हुसैन लीड कर रहे हैं, मॉस्को उतरते हैं, मॉस्को उनको हमारा सफारत खाना एक ब्रीफ दे कि अब ये कुछ हुआ है, फिर वो वहाँ से बैठ के अपनी मीटिंग भी करें, अपने आपस में भी कन्फर करें, फिर वो शायद सोचें कि इस वक्त हमें बॉन चले जाना चाहिए। तो ये एक तरीका है दुनिया का, जो अपने साथ दुनिया को मिलाने का, ये दुनिया को मिलाने का ये काम इनको फौरन करने चाहिए, फौरन, बिल्कुल फौरन। और तो पार्लियामेंट में तजवीज़ जानी चाहिए ना। ये पार्लियामेंट में, मैं तो पार्लियामेंट से हैरान हूँ। पार्लियामेंट तो यही करती रही, आपने ये नहीं किया, वो कहते हैं आपने नहीं किया, आपने ये किया, मैंने ये किया। बिल्कुल सही। वो एक बात इमरान की मैं मानता हूँ, एक बात उसने एक बात बड़ी ठीक की, उसने वो शहबाज शरीफ से पूछा, बताओ यार फिर मैं क्या करूं? मैं जंग कर दूं? जंग कर दूं? तो अब बताता तो कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अभी तीसरी बात मैं अर्ज करूंगा। पहली बात मैंने अर्ज किया, करतारपुर इज लिंक्ड विद योर सिक्योरिटी एंड कश्मीर, उसका काम मुकम्मल होना चाहिए, और किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, ये कमेटी बननी चाहिए, जो है ये वो कमेटी, ये कश्मीर कमेटी ही बननी चाहिए। बिल्कुल बीच में फ़खर साहब भी हूँ, ठीक है, पर फ़खर साहब लीड नहीं कर सकते, वो जरा स्लो डाउन। ये शहरी रहमान कर सकती है, शिबली कर सकता है, मुशाहिद हुसैन की बात मैं कर रहा हूँ, मुशाहिदुल्लाह खान की नहीं, मुशाहिद हुसैन झगड़ा करा के आ जाएगा। मुशाहिद हुसैन है, इनमें से बनाए। ये सही, ये अच्छी तजावीज़ हैं, एटलीस्ट पार्लियामेंट में इनको डिस्कस होना चाहिए, पार्लियामेंट में मामला जाना चाहिए। और इनको आज तो आप अपनी पार्टी को मशवरा देना, पार्लियामेंट में ये बात करें। आज ये कर दे। तीसरी बात अभी मैं आता हूँ,
तीसरी बात बड़ी अहम है, और जो चार्टर होना चाहिए इस कमेटी के सामने भी और गवर्नमेंट के सामने भी, और इसका भी जिक्र किसी ने पार्लियामेंट में नहीं किया। जो मैं नाम लेने लगा हूँ, पार्लियामेंट में ये नाम नहीं तक नहीं आया। जो इनकी रिमिट और मैंडेट होना चाहिए, और ये बड़ा पॉसिबल है कि मोदी को आपने साबित करना है, एंड वी विल प्रोवाइड द एविडेंस। मैं फॉरेन ऑफिस बैठा हूँ, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द एविडेंस, ऑल द फोटोग्राफ्स, ऑल द रिपोर्ट। साबित करना है कि ये मिलोसेविच है। इसको क्रिमिनल लॉ के, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में लाना है। हमने जो सारा मवाद जमा करना है, और इसके खिलाफ है। सही, मोदी के खिलाफ है। गुजरात से शुरू होता है। शुरू हुआ। अमेरिका ने पाबंदियां भी इसीलिए लगाई थी इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दिया हुआ है। बिल्कुल सही। अब ये चीज़ हमने साबित करनी है, और ये हमने आर्ग्यू करना है, साबित। इमरान खान साहब को क्यों लगता था मोदी इक़्तिदार में आ जाएगा तो मसला कश्मीर जो है ना आसानी से हल हो सकता है? ये उनकी मिसकैलकुलेशन वो नहीं, वो बहुत सारे लोगों की थी। वो लोग सोचते थे कि जिस तरह चाइना के साथ अमन निक्सन कर सकता था, कोई डेमोक्रेट नहीं कर सकता था। हाँ। जिस तरह इंडिया के साथ अमन, ये इन हालात को छोड़ो, नून लीग कर सकती थी, पीपल्स पार्टी वाले नहीं कर सकते। सही। पीपल्स पार्टी वाले लगे ये तो गद्दार है, तो गद्दार है, गद्दार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नून लीग को बस एक लोग समझते हैं जी ये बड़े, ये गद्दार नहीं है, ये बड़े का, और वो इंडिया के साथ कर सकता था। हम नहीं कर, हम पे तो तरह तरह के इल्ज़ाम लग जाते थे। सही। तो इसी तरह ये जो मोदी के और इमरान खान भी कर सकता था। इंडिया इन्वेजन ऑफ द आर्मी पे नहीं गया, हमले पे नहीं गया, वो गया अंडर चैप्टर 6। चैप्टर 6 है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि हमारा एक मामला है, एक झगड़ा नहीं, एक इख्तलाफ है, डिस्प्यूट है हमारा, उसके अंदर आप सॉल्व करें। इसके लिए गया और प्लेबिसाइड। लेकिन अब खुद ही उनकी करारदादों को नहीं मानता ना। नहीं, वो नहीं मानता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो फौज उसकी वहाँ बैठी हुई है, वो 1948 की करारदाद के तहत जो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की किरदार, उसको आपने फाड़ दिया मोदी ने। अब मोदी की फौज का किरदार क्या हो गया बाय लॉ? अभी प्रैक्टिकल क्या होता, क्या नहीं होता, क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, उसकी बात अलहदा करते हैं। पर आपके कार्य नाज़रीन को बताना चाहिए कि लॉ क्या है। आपने कहा था अब मोदी की जो फौज है वहाँ, ये करारदाद फाड़ दी। दूसरा जो जवाब उस फौज का वहाँ रहने का था 370, वो ख़त्म कर दिया। वो 370 भी, 370 वो उसमें से आता था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, 370। तीसरा जो जवाब था वो शिमला मुआहदा था, शिमला मुआहदा, जिसमें एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना ली थी। अब वो तीनों उसने ख़त्म कर दिए। जब उसने ख़त्म कर दिया अपनी फ़ौज का लेजिटिमाइज्ड जवाज़ ऑफ बीइंग इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो क्या हो गई? वो ऑक्यूपेशन आर्मी हो गई। वो बाय लॉ खिलाफ वर्जी हो गई। वो बाय लॉ ऑक्यूपेशन आर्मी हो गई। ऑक्यूपेशन आर्मी का मुराद है कि एक जो जारे फौज है, हाँ, जो लेजिटिमेट कब्जा नहीं है उसका, वो कब्जा जबरदस्ती कब्जा करके, अगर ज़बरदस्ती कब्जा करके ऑक्यूपेशन आर्मी हो तो वो 2-3 चीज़ें नहीं कर सकती। एक, वो अंडर जिनेवा कन्वेंशन नंबर 4 वो डेमोग्राफी नहीं बदल सकती। वो ये नहीं कर सकती कि हिंदुओं को लाके बसा दे और मुसलमानों को माइनॉरिटी का। ऑक्यूपेशन आर्मी ये नहीं कर सकती। सही। ऑक्यूपेशन आर्मी बॉर्डर को तब्दील नहीं कर सकती कि लाइन ऑफ कंट्रोल को कह के इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया। ऑक्यूपेशन आर्मी क्रॉस करेगी कोई ऐसा, तो इट विल बी कंसिडर्ड ए अटैक अक्रॉस ए वायलेशन है ना, सीधा वायलेशन। चौथी चीज और बड़ी है,
ऑक्यूपेशन आर्मी एक बंदे को भी मारेगी तो इट विल बी ए क्रिमिनल एक्ट, पनिशेबल। इट विल बी ए क्रिमिनल एक्ट, पनिशेबल। सारी आपकी और बातें। अगर आखिरी जुमला, अगर एक बंदे को मारेगी तो इट विल बी ए क्रिमिनल एक्ट, अ वॉर क्राइम। बट अगर वो 20 को, 30 को, 50 को मारेगी तो इट विल बी गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त आपकी सारी बातें हमें नज़र आ रही हैं, दुनिया को नज़र नहीं आ रही हैं। आप कह रहे हैं ना कमेटी बनाएं, दुनिया में जाएं, हर जगह पर जाएं, अक़वाम मुत्तहिदा को ये नज़र नहीं आ रहा है, ये अमेरिका को नज़र नहीं आ रहा है। ये किसी ने जब तक आप उसको झंझोड़ेंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, दुनिया सोई रहेगी। तो ह्यूमन राइट्स की जो बॉडीज़ हैं जिनके पास हमें जाना चाहिए था, अब अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वहाँ तक अभी फिर हम अपनी आवाज़ पहुँचाने में नाकाम क्यों हैं? चौसा हम गए ही नहीं। वही ना, मैं तो कह रहा हूँ कि ये मैंने आपको नाम दिए हैं, इन लोगों को इकट्ठा करो, बिठाओ, मेहनत करो, जाओ और इनको कह दो कि वहाँ जाके आपने ये नहीं शुरू हो जाना कि नवाज शरीफ से ज्यादती हो रही है या आसिफ जरदारी, मेरा लीडर है आसिफ जरदारी, या आसिफ जरदारी से ज्यादती हो रही है। मैं आसिफ जरदारी की तरफ से कह सकता हूँ वो ही डजंट वांट दिस के वहाँ जाके वहाँ आपने सिर्फ मिलके कश्मीर की बात करनी। सही, कोई नहीं कि मरियम से ज्यादती हो गई, हम मारेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सब जाके सिर्फ बात करें कश्मीर और एक ही एजेंडा होना चाहिए। टीम है ये कि लोग सुनेंगे। या आप अपनी पार्टी को मशवरा देना कि पार्लियामेंट में इस पर बात करें, पार्लियामेंट में मसला उठाएं ना, ये वाला। आपकी अच्छी तजवीज़ है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। मैं ज़रा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि सिफारती ताल्लुकात कम कर दिए, तिजारती ख़त्म करना, इससे भारत को कोई फ़र्क पड़ेगा? वापस आते हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, सिफारती ताल्लुकात कम करने से, तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने से भारत को कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई ख़ास नहीं, ये मतलब है ठीक है। ये जो कश्मीर में है, ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसका थोड़ा सा हौसला इससे बढ़ेगा कि पाकिस्तान ने कुछ किया, हमारी सपोर्ट में कुछ किया, सपोर्ट में किया, बस उसका प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी में कुछ फर्क नहीं आने वाला है। खास है नहीं। इंडिया को ज़रा सी एक्सेस थी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को, वो कुछ उनका फ़र्क पड़ता है, पर कोई ख़ास तजारत हमारी आपस में नहीं थी। और ये कि समझौता एक्सप्रेस बंद कर दी और फलाना गाड़ी बंद कर दी, ये भी इनका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं नजर। इम्पैक्ट हम पे भी उतना ही होगा, उन पे भी उतना ही होगा। ये तो अच्छा, सिफारती ताल्लुकात कम करने पे थोड़ी बौखलाहट आई है। उन्होंने कहा है कि आप जरा अपने इस फैसले पर नजरसानी करें। ताल्लुकात कम करना एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटेस्ट या स्लैप है। दैट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। सही। ट्रेन बंद कर देना नहीं, तिजारत बंद कर देना नहीं, पर 500 साल से अपना सफ़ीर, बड़ा सफ़ीर बुला के और छोटा लगा देना, ये दुनिया की सिफारतकारी में 500 साल से। इटली का में जो सफ़ीर है बरतानिया का, अगर बरतानिया ने 500 साल पहले उसको बुला के, एक ड्यूक को बुला के एक नाइट को भेज दिया है, तो वो एक सारे यूरोप में पता लग गया कि बरतानिया ने थप्पड़ मार दिया है पोप। तो ये इम्पैक्ट रखती है ये चीज़, ये वो इम्पैक्टिव है, इंसल्टिंग हुआ। ठीक है। अच्छा साहब, एक बहुत बड़ा अहम मामला FATF का, अक्टूबर में इजलास भी होना है, ज़ाहिर है हमें ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए इकदाम भी करने हैं। माजी में हमने देखा जिहादी तंजीमें बड़ा एक्टिव रही हैं मसला कश्मीर के हवाले से, जैश ए मोहम्मद, हाफिज़ सईद। इस सिचुएशन में ज़ाहिर है जिहाद को इनकरेज तो नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन जिहादी जो सेंटिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना ऐसी सिचुएशन में कितना मुश्किल है इस वक्त हुकूमत के लिए? बहुत मुश्किल होगा।
मकबूजा कश्मीर से जो आहो बुखार निकलेगी वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। वो इंडियन मुस्लिम जो इंडिया में है, वहाँ जो सिमी है, ज़ाहिर है उनके भी सेंटिमेंट्स हैं। सिमी जो है वो बड़ी एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तंजीम बड़ी इनके लिए दर्द सर है इंडिया के लिए। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, वो इनके लिए बड़ा दर्द सर है, और वो रेडिकलाइज हो जाएंगे और बड़े रेडिकलाइज होंगे। ये इंडिया में भी तो हिंदुत्व कर रहे हैं ना, कि गाय के को लेके जा रहा है तो उसको मार दिया है आपने, कहीं से गाय का गोश्त निकल आया उसको आपने मार दिया है। तो ये इस किस्म के काम कर रहे हैं मोदी साहब कि ये हिंदुत्व को राय प्रमोट कर रहे हैं कि हिंदू आइडियोलॉजी को। तो हमारे यहाँ भी तो मुश्किल होगा ना इस चीज़ को कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली FATF जब हमारे सर पे है। जो है ना, ये हमारी जो ये कमेटी शहरी रहमान और मुशाहिद हुसैन वाली कमेटी और शिबली फराज वाली, ये जाके फिरे और इसको कोई वापस आने की जल्दी ना हो, इसको दें कि अब 1 महीना आप जिस कैपिटल में जाना चाहते हैं आप जाएं, जिसको मिलना चाहते हैं आप मिलें। सही। और वो ये बातें बताए कि जी हम मजबूर हैं, हम क्या करें। आप जब देखते हैं ये, अच्छा एक प्रॉब्लम और आनी है हमें। क्या? एक प्रॉब्लम और आनी है, और वो चीन के हवाले से भी आनी है। चीन ने तो सपोर्ट किया हमें, चीन ने बड़ा सपोर्ट किया, चीन सपोर्ट करता रहेगा। CPEC की वजह से भी, और वैसे भी हमारा बड़ा साथ ही रहा। बिल्कुल। पर चीन के अगर उसके ज़हन में है कि उसने वही कुछ हांगकांग में करना है जो मोदी ने कश्मीर में करना है, तो चीन ज़रा रेस्ट्रेन हो जाएगा। और हांगकांग की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया टाइम लेगी कश्मीर के बारक, वो लोगों को, दुनिया को हांगकांग। अच्छा, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का हम लोगों ने फैसला किया है, हमारी इसके लिए कोई तैयारी है? कोई हमें वीटो ना कर दे? किसके सहारे जा रहे हैं, किस पे हम रिलाई कर रहे हैं? चाइना हमारी हेल्प कर सकता है, आपको लगता है रशिया वहाँ हमारी हेल्प करेगा? अमेरिका चले, हो सकता है मान लिया इस सिचुएशन में वीटो ना करे, कोई तैयारी है? किस पे हम जो है ना वो रिलाई करके जा रहे हैं वहाँ पे? तैयारी 2 किस्म की होती है। एक तो है कि आप अपने एलाइज बनाते हैं, जो 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, पर्टिकुलरली वो, और उनमें से बिलखसूस 5 परमानेंट जिनके पास वीटो है। अब वीटो करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, अब चीन नहीं करेगा, कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है अमेरिका भी ना करे सिचुएशन में। अमेरिका चूंकि आपको अफगानिस्तान की अफगानिस्तान में ना करे। प्यूटिन को आपको ज़रा समझाना पड़ेगा। वो प्यूटिन इसी तरह की ह्यूमन राइट्स के बारे से कोई हिलता नहीं है, बट ब्रिटेन एंड फ्रांस, वो वहाँ ह्यूमन राइट्स बड़े इम्पोर्टेंट है। वहाँ आपको इस केस को एज अ ह्यूमन राइट्स केस लेके जाना पड़ेगा, रादर देन एन ऑक्यूपेशन और ए मिलिट्री केस और वायलेशन ऑफ द UN चार्टर। सही। रादर देन, वो ज़रूरी है कहना, वो तो आपके केस के बीच में होगा, बट उसके साथ आपको कहना होगा कि ये, और जो आगे रखना होगा वो ह्यूमन राइट्स है। सही। और ह्यूमन राइट्स में आपको मिलोसेविच का जो मैं बार बार नाम लेता हूँ, आपको दिखाना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा, इसके सबूत लेना पड़ेगा और मुहैया करना पड़ेगा। और याद रखें कि अब वो अगर मारता है, लोग मरते हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड जेनोसाइड। बिल्कुल। वो जेनोसाइड के प्रूफ्स और वो लेके ब्रीफ आपके डोसियर में होनी चाहिए, जो शहरी रहमान लेके जा रही हो या मुशाहिद हुसैन और ये टीम जा रही हो, फिर रही हो। सही। उनके लिए ये काम आसान तभी होगा जब ये पूरा केस बनेगा। जब ये केस बन जाएगा, फिर आप जाके अप्रोच करेंगे UN सिक्योरिटी काउंसिल वालों को। सही।
ये ब्रीफ आपकी जेनोसाइड की बनेगी। सही। अच्छा, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ही की नहीं सिर्फ, पर जेनोसाइड की। इससे हमें सपोर्ट मिल सकती है, फिर हमें कुछ सपोर्ट मिल सकती फिर है। कुछ अच्छा, वो कहेंगे इंडिया को कि भाई कोई हाथ हल्का, हल्का करो, बिल्कुल सही, मिल बैठो, बात करो, मुज़ाकरात करो। अच्छा, ब्रेक लेने से पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड आखिरी सवाल, उससे बाद फिर ब्रेक के बाद मैं ज़रा सेनेट के इलेक्शंस में क्या हुआ, बड़ा बेहतर इस पर बात कर सकते हैं। इस वक्त अपोजिशन के मुंह से ऐसे सेंसिटिव सिचुएशन में बातें सूट करती हैं कि इमरान खान कश्मीर का सौदा कराया। ऐसे मौक़ों पर सियासी रहनुमा ख़ुद को मुहब्ब वतन, दूसरे को गद्दार साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं? दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही तो एक वक्त होता है कि आपने पूरी दुनिया को एक मैसेज देना होता है कि इस मसले पर हम बिल्कुल साथ हैं, कोई हमें आंखें दिखाएगा, हम जो है ना उनको चीर के रख देंगे। ये ऑपोजिशन क्यों कर रही है ऐसे? ऑपोजिशन को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑपोजिशन को 1 या 2 दिन क्लीन देने चाहिए थे, बिल्कुल, डिबेट ऑन क्लीन ज्वाइंट सेशन में, फिर झगड़ा शुरू कर दे। बिल्कुल, ये इसमें आई एग्री विद यू, ये वक्त ऐसा नहीं है। और कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है और वो जो फेस कर रहा है, मेरी मैं तो वो हूँ, शादिया मेरी वालदा ने 1948 में ये ऐद किया था, कसम खाई थी कि ना वो जेवर पहनेगी ना रेशम पहनेगी, अच्छा, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। अच्छा। और हमारी शादियों पे ये सेंटिमेंट्स थे, हमारी शादियों में उसने सूती लिबास पहना और एक अंगूठी जो उनकी वेडिंग रिंग छल्ला होता था वो पहनी होती थी उसने। उन्होंने न कानों में न कुछ, कश्मीर के लिए उनका है। सही सही। तो ऐसे मौक़ों पे अपनी सियासत को भुलाकर जो है ना वो इस तरह का रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सही। मैं ज़रा ब्रेक लूँ चौसा साहब, बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा बताइएगा कि ये चेयरमैन सेनेट के जो ये इलेक्शंस हुए हैं, ये दम एतमाद की तहरीक, ये हुआ कि ऑपोजिशन ने बिल्कुल खिलाफ तवक्का ये फैसला है या कोई लग रहा था कि यही फैसला आएगा? नाज़रीन वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुआ क्या? 64 अरकान खड़े होते हैं, यकीन दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, खुफिया रायशुमारी होती है, 9 जो अरकान हैं पता ही नहीं चलता वो कौन है, क्यों उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस तहरीक को, फिर जो 5 अरकान होते हैं उनको पता ही नहीं चलता, 2-2 ठप्पे लगा के आ जाते हैं। इससे पहले कभी आपने तारीख में ऐसे होते देखा? नहीं देखा तो नहीं। अच्छा, खिलाफ तवक्को आया, 64 ने जाहिर कर दिया अपने आप को। हाँ। पर इसको एक चीज़ एक और जाविये से ज़रा देखना चाहिए, 3-4 का 5 का फ़र्क हो जाता ना, हाँ। तो फिर ये कोई इतना तशवीश के बायस ना होता। उसकी वजह यह है कि आइन में इसको रखा गया है सीक्रेट वोट, और किसी वजह से रखा गया है। ये पहले कोई सीक्रेसी नहीं थी 73 के आइन में, ओरिजिनल आइन में। वो बाय शो ऑफ हैंड्स और बाय डिवीजन आप जाते थे एक तरफ एक लॉबी में और दूसरे का स्पीकर के कैंडिडेट के लिए दूसरी लॉबी में तो सारा बैठे देख रहे होते थे। इत्तेजाज हसन ने उसको वोट दे दिया। अब इसको सीक्रेट क्यों किया गया? इसलिए कि अब जो चेयरमैन है उसने देख लिया कि इत्तेजाज हसन तो मेरे खिलाफ वोट डाला है, उसने गैर जानिबदार होना है, उसने गैर जानिबदार होना। पर उसके जहन में ज़ाहिर है वो शेख रशीद कहता है ना कि अयाज सादिक ने मुझे 5 साल बोलने ही नहीं दिया। हाँ। तो वो बोलने ही ना दे, वो एक जानिबदारी तो नहीं रहती ना। तो इसलिए इसको सीक्रेट किया गया, स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट एंड डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन, क्योंकि ये ओहदे ऐसे हैं जो बिल्कुल गैर जानिबदार होने चाहिए। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का गैर जानिबदार नहीं हो सकता, वो तो होता ही जानिबदार है। एक पार्टी से इलेक्ट होके आते हैं, एक पार्टी के आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उनके इलेक्शन जैसे भी हों, ये
लेकिन चौधरी साहब वैसे आप लोगों के लिए सरप्राइज होना नहीं चाहिए। मैं अर्ज करना आप लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। केपीके में क्या था, 5 लोग थे, 2 सेनेटर बना लिए। नहीं, हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं, पर 14 का मार्जिन जो है ना, मैं कहता हूँ 3-4 का मार्जिन होता ना, 5 का, तो मैं सरप्राइज ना होता। मैं इसको ये भी तस्लीम कर लेता कि उन्होंने ज़मीर की मतलब है कि आवाज़ को रिस्पॉन्ड किया होगा। अगर 3 होते। और पीपल्स पार्टी में भी अंदर आवाज़ें थी कि हम क्यों चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जाएं, कि ऐसे नहीं था, कुछ लोग थे जो कहते थे हम क्यों जाएं। और सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लगाया खुद उस वक्त नून लीग के साथ जो भी मसाइल चल रहे थे उनको नीचा दिखाने के लिए। आज जब आपकी तहरीक इंसाफ के साथ टसल चल रही है उनको नीचा दिखाने के लिए, क्या सिलसिला है? ये तो हमारे तो थोड़े ही टूट रहे हैं, असल मामला तो नवाज शरीफ ने किया है। इनको लगवाने में भी पीपल्स पार्टी का किरदार था ना, तहरीक इंसाफ के साथ मिलके लगाया ना। हाँ। तो फिर ऐसी क्या नागुज़ीर सिचुएशन होगी? वो सिचुएशन में वो भी अर्ज कर दूँ, सिचुएशन है सच कोई संजरानी के खिलाफ नहीं थी। 2 हाउसेज हैं, 2 ईवान। एक ईवान में स्पीकर साहब जिस रविश पे चल पड़े थे, जिस एक डिक्टेटोरियल रविश पे, उन्होंने यहाँ तक किया, आपको ये इल्म है कि कायमा कमेटियों का कोई इजलास नहीं होगा जब तक ये इजलास पार्लियामेंट का नहीं चल रहा होगा। वो क्यों किया उन्होंने कि कायमा कमेटी के लिए आसिफ जरदारी साहब अलहदा आते थे, वो जुम्मे को आते थे, फिर जुमेरात को कौमी असम्बली के लिए आ जाते थे, फिर हफ्ते को फिर कायमा कमेटी के लिए आ जाते थे। भाई ये तो कानून है, उनका इख्तियार है, उनका हक है ओके आए। उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ताकि अयाम, उन्होंने ये एक चीज़ जो बड़ी बेमानी है, बेमानी इसलिए है कि पार्लियामेंट तो चलती ही कायमा कमेटियों के ज़रिए। बिल्कुल ऐसे ही हर वक्त हमारे पे इल्ज़ाम रहता है कमेटीज़ को आप इन्वॉल्व नहीं करते, कमेटीज़ पे काम नहीं करें। अच्छा, मुझे अब कमेटीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर दो कि कमेटी का इजलास उस वक्त होगा जिस वक्त इजलास कौमी असम्बली का हो रहा होगा। सो अगर कमेटी में कोरम पूरा और 15 कमेटियाँ बैठी हुई हों और हर एक में 15 बंदों ने बैठना हो तो कौमी असम्बली का कोरम नहीं हो रहा था, जाहिर है। और अगर कौमी असम्बली का कोरम पूरा कर दो तो कमेटियों का। अच्छा, मुझे ये बताएं, खोज लगानी थी, बिलावल भुट्टो बड़े इसमें वो थे, एक्टिव थे, हम खोज ऐसे लोगों की खोज लगाना कोई आसान है? किसमें वोट दे नहीं लगाई जा सकती, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे कौन मानेगा कि मैं आप अपनी पार्टी के खिलाफ हूँ? कोई नहीं मानेगा। अच्छा, मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी के बाद बिलावल भुट्टो का जज्बाती अंदाज ये क्या था? ऐसा रिएक्शन तो नून लीग से एक्सपेक्ट किया जा रहा था जो उनकी तरफ से नहीं आया। क्या बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़ी होकर कुछ ज़ुबान भी ऐसे इस्तेमाल की जिस पर सबको एतराज़ भी हुआ? कितने क्यों जज्बाती हो गए मरीम नवाज़ के लिए इतना? मुझे ये लफ्ज़ तो जो उन्होंने एक्सपंज किया उसका तो इल्म नहीं है, वो तो टीवी पे भी चलता है तो एक्सपंज है, तो ये इल्म नहीं है। और ये मुझे पता है कि डिप्टी स्पीकर ने वो कहा हज़फ करो जो हज़फ पहले कराया है एक लफ्ज़ सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, वो तो बड़ी ज्यादती की डिप्टी स्पीकर ने, क्योंकि ये तो नुअंसेस होते हैं पार्लिमानी चोट के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की आप रिपोर्ट्स पढ़े ना तो इस किस्म की चोटें होती हैं। ये तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड शाइस्ता अंदाज से चोट थी, इलेक्ट की जगह सिलेक्ट किया था। तो अगर इस तरह के अल्फाज निकाले गए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये इस मामले को छोड़ के मरियम में आई थिंक चेयरमैन बिलावल ज़्यादा जज्बाती हो, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बट मानता हूँ कि बिल्कुल ज़्यादा जज्बाती हो गए और वो खुद भी सोचते होंगे, मेरी मुलाकात बात नहीं हुई उनसे, ज़रूर सोचते होंगे। लेकिन इस एक वाक़े को छोड़ के जितनी प्रोसीडिंग पिछले साल हुई है उसमें अगर कोई एक शख्स निकला है, उभरा है कि अपनी सारी बात भी करता है और शाइस्ता ज़बान से भी करता है, पार्लिमानी ज़बान से भी करता, अपनी सारी बात है, एम्फसिस से करता है, बिलावल है वो बिलावल है। और मुझे बताएं दूसरा कौन सा? नहीं मैंने छोड़ दिया, ठीक है, वो दुनिया कह रही है, उसके दुश्मन कह रहे हैं, तो ये उसके से
ज़रा आप तो ये भी कहते ज़्यादा हैं, emotional हो आप गए। तो ये भी कहते हैं कि इस वक्त जो नज़रिए की बात करता है, जो नज़रियात के साथ चलता है, वो बिलावल भुट्टो है। लेकिन आप लोगों का भी तो नज़रिया क्या है जो मैं सिंध आपको तक है? बताऊं- आपका नज़रिया KPK में नहीं है, मैं पंजाब आपको में कोई बताऊं- सुनता मैं नहीं आपको है। बताऊं- मैं आपको बताऊं, जिस बात पे बिलावल ने बड़ी पक्की बात की है, मिसाल के तौर पे ये इस कश्मीर के इशू जब से हुआ है, एक पार्टी है जिसने कहा है, एक मेंबर है पार्लियामेंट का जिसने कहा है कि हम सब कुछ बुला के आपके साथ। अब ये जो चौधरी शुगर मिल्स का केस है, आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा खतरा है अब मरीम नवाज के लिए? कितना स्ट्रॉन्ग केस है ये? एक जगह से शेयर दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह, कोई डिटेल ही नहीं है, कोई मनी ट्रेल ही नहीं है। और जिनके शेयर्स हैं वो कहते हैं भाई हमारे तो शेयर्स ही नहीं थे, वो हमने तो कभी पैसे डाले ही नहीं। मैं चूँकि खुद कैदी काफ़ी रहा हूँ, मुझे हर गिरफ्तारी पे दुख बड़ा होता है और मुझे पता है उससे तकालीफ क्या होती है, ज़िंदगी किस तरह बदल जाती है। और मरियम की गिरफ्तारी पे मुझे दुख हुआ, और मरियम का अब उसमें से निकल आना मुश्किल है, बग़ैर मनी ट्रेल दिए बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो, अब कोर्ट के सामने, अदालत के सामने मरियम का वकील कहता है कि जी इनकी बेल करें, नैब का वकील कहता है जी ये TTI है 85 करोड़ की, ये TTI है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र 56 करोड़ का, ये टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है जो डायरेक्ट वो बैंक से है, और बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट है 1870 का। तो ये तब से एक एविडेंस पेश करने की सहूलत दी गई। ये टीटियाँ आई हैं सर आली जनाब अदालत को, इनका ये बता दें कि ये इन्होंने कहाँ से इनकम ये अर्न की है, मनी ट्रेल दे दें, ये कहाँ से इनकम, इनकी अगर मिल है लंदन में लगी हुई, कोई हॉप्स की मिल है, कोई लेदर गारमेंट्स की मिल है, उसके ये पैसे आए हैं, वहाँ उन्होंने टैक्स दिया, यहाँ वो पैसे आए हैं, और दिखा दे तो दिखा दे। बिल्कुल। पर अगर ये एक मंजूर है जो कहता है कि मैं बोरियां कैश की बार के लेके जाता था सर्कुलर रोड हबीब बैंक लिमिटेड, जाते थे, फिर कैसे वाइट होके आती थी मनी, वहाँ से जाते थे, गिनते थे मशीनों पे, गिन के मिसाल के तौर पे 85 करोड़ 800 हो गए, वो उसी मिनट, अब क्लिक है ना, क्लिक होके अकाउंट लंदन में चले गए और लंदन से पाउंड क्लिक होके 5 मिनट में वापस आ गए। अच्छा, आखिरी सवाल, फिर एक दफ़ा ऑपोजिशन की जो रहबर कमेटी है APC का कहा है कि ईद के बाद जो है ना वो हम APC बुला रहे हैं, क्या नतीजा निकलना? पहले ने क्या नतीजा निकाल लिया APC ने, अब क्या बेमकसद क्या थ्रेट है हुकूमत के लिए? हुकूमत को ना पहले फ़र्क पड़ा ना पड़ेगा, तो क्या फ़ायदा ऐसी कॉल्स का? APC अब मौलाना साहब सबको पीछे लगाया है, मौलाना साहब सबको पीछे लगाया इन बॉनेट अंग्रेजी में कहते हैं कि उसके बॉनेट में जो एक भेड़ आपके हैट में कैप में चली जाए, वो यूं 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 भी करती रहती है और तंगी सा मक्खी हमें तंग कर रही थी। इसका मतलब संजीदा ना लिया जाए। वाह बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ थे। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बातें तो बहुत ही करने के लिए, लेकिन वक्त हमारे पास कम था। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। ईद की एडवांस मुबारक पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, ईद उल अज़हा की खुशियाँ आप लोगों को मुबारक हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।